हेलो क्लास। हेलो क्लास, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बहुत चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। कई बार हमें नहीं बताया जाता, बट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक तरीके से देखा जाए तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर वेटेज की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट हमेशा डीपीएसपी से ऊपर रहेंगे। इसी पर कई सारे केसेस आए जब चीजें की गई। देखिए, स्टेट को जो चीज करनी चाहिए वो डीपीएसपी है, ये स्टेट के हाथ में है, और ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को दिए गए हैं और एक पॉलिटिकल राइट्स हैं जिस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल थोड़ा कम रहता है। ऑल्दो कंट्रोल के कई तरीके हैं जिसके थ्रू इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बट फिर भी कंट्रोल इतना नहीं है जितना डीपीएसपी पे इनका। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट 2 है, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस तरह डिवाइडेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट में कौन से, गांधीयन में कौन सा, लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन से। तो ये यहीं से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगे। 8, 6, 7 ऐसे आर्टिकल चल रहे हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे तो आपको 21 आर्टिकल यहीं से याद हो जाएंगे। अगर उनकी आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ लाइन से मैंने लिस्ट दे रखी है। ये जितने कैपिटल लिखे वर्ड्स हैं ये सारे के सारे बाद में लगाए गए, तो अमेंडमेंट के साथ आए हुए आर्टिकल को ऐसे लिखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो डीपीएसपी है वो है क्या। तो पहली चीज मैंने आपको बोली थी कि ये कोर्ट में नहीं जा सकते, तो लीगली इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना। और इलॉजिकली अरेंज्ड है, भाई कोई लॉजिक नहीं है, कहीं कोई चीज डाली, कहीं कोई चीज, कहीं कोई चीज। कंजर्वेटिव आइडियाज है और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें हमेशा चलता रहता है। भाई देखिए, आप एक सीक्वेंस से चलते, पहले चाइल्ड केयर की बात करते, फिर वुमेन केयर की बात करते, फिर ओल्ड एज की बात करते, फिर सिक की बात करते, फिर एनवायरनमेंट की बात करते, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते, फिर विलेज डेवलपमेंट की बात करते, फिर अर्बन डेवलपमेंट की बात करते, फिर हेल्थ केयर की बात करते, फिर इकोनॉमिक गेम्स की बात करते थे। सीक्वेंस में सारे आर्टिकल चलते तो अच्छा होता। उसमें सीक्वेंस नहीं, कहीं पे भी कुछ भी डाल दिया। कंजर्वेटिव है, जाहिर सी बात है, बहुत अलग विचारधारा के साथ है, इनको समझना ही मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, एज ऑब्वियस है, यहाँ पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है कि स्टेट के राइट ज्यादा होने चाहिए या पॉलिटिकल राइट ज्यादा होने चाहिए। तो कभी कभार डीपीएसपी को लागू कराने के लिए स्टेट अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाता रहता है, बट डीपीएसपी क्योंकि लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता तो इसको हमेशा फंडामेंटल राइट से हमने नीचे ही रखा है। फंडामेंटल राइट को एकम्प्लिश करने का काम तो डीपीएसपी कर सकता है, बट डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं जा सकता। ऑल्दो डीपीएसपी में भी फंडामेंटल राइट जैसे एलिमेंट हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें मिलनी चाहिए, बट क्योंकि लीगली चैलेंज नहीं की जा सकती तो इसको हम ले नहीं पाते। डीपीएसपी जो है वो अननेसेसरी नहीं पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हैं। उनको डाला बहुत लॉजिक के साथ गया, इसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, है ना। ये डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये जो गवर्नेंस चलेगी, जिस तरह शासन चलेगा, उसको क्लियर करते हैं कि सरकार के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हाउ दे विल टेक केयर देम। ये बताता है कि सरकार को किस तरीके की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिव्स हैव ग्रेट वैल्यूज, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनकी ग्रेट वैल्यूज हैं। ये इंडियन पॉलिटी में बताता है कि इंडियन पॉलिसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ना कि पॉलिटिकल। यहाँ पर हम हर एक बंदे को इकोनॉमिक गेन देने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ किसी पर ओवर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तो ये एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के थ्रू आया है, ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इस चीज को भी आपको यहाँ समझना पड़ेगा। भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर चीज नेताओं से निकलती है। जैसे अगर आप यूके में जाएंगे तो यूके में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पार्लियामेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है, उसके नीचे हर बंदा आता है। और हमारे स्टेट्स को भी ये डायरेक्टिव्स दिए गए कि आपको ये चीजें स्टेट की तरह करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने पब्लिक की हेल्प और सपोर्ट कर पाए। यहाँ पे कोई लीगल राइट नहीं है, कोई लीगल रेमेडीज नहीं है, तो उसके बाद भी ये सिग्निफिकेंट और यूजफुल है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एड्रेस करता है अथॉरिटीज को, इंडियन यूनियन की, कि आपको क्या करना चाहिए। ये यूजफुल है क्योंकि ये कोर्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोर्ट्स को भी एक चीजें बताते हैं, कोरिलेशन बताते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए। ये प्रिएम्बल में जितने आइडियोलॉजीज लिखी थी उसके बारे में बात करते हैं, इंडियन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनकी पूरी रजिस्टिंग तैयार करते हैं और इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो डीपीएसपी कहीं ना कहीं प्रिएम्बल को भी हेल्प देता है। प्रिएम्बल की जो रियल आइडियोलॉजी है वो आपको डीपीएसपी में देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। देखिए, जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट है, नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी है। ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट को दी गई है, ठीक है।
आर्टिकल 37 कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियर बात की गई है। इसके बाद अगर आप चलते हैं तो चंपाग्राम दोरी राजन केस था 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। एज ऑब्वियस है, लीगल राइट फंडामेंटल राइट है। अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो क्या ऐसा होगा जो प्रिवेल करेगा, तो वहां पे क्या प्रिवेल करेगा, वहां पे डीपीएसपी प्रिवेल करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद है इट डिक्लेयर्स दैट डीपीएसपी हैव कंफर्म टू रन द सब्सिडियरी ऑफ फंडामेंटल राइट। ये हमेशा फंडामेंटल राइट के सहायक रहेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये हमेशा फंडामेंटल राइट के सपोर्टर बने रहेंगे। फंडामेंटल राइट जो है, इट आल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1951 में इन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल को यूज करके। एज अ रिजल्ट फंडामेंटल राइट में पहला अमेंडमेंट इन्होंने कर लिया 1951 में, और फोर्थ अमेंडमेंट 1955 में, 17 अमेंडमेंट 1964 में, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फॉलो कराने के लिए। इस सिचुएशन को अंडरवेंट किया मेजर चेंजेस 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में कहा पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को ना ले सकती है ना छेड़ सकती है, क्योंकि ये इम्यून है और सैक्रोसेंट है, इनको आप ले नहीं सकते, डिस्ट्रेचेबल है, परमानेंट है, आप इनको नहीं छेड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट ना अमेंड किए जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं अमेंड किए जा सकते कि आप उसमें डीपीएसपी को ऐड करें। इन्होंने कहा डीपीएसपी को ऐड करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। अभी तक क्या था, अभी तक गोलकनाथ से पहले के केस में क्या था कि भाई आपके पास पूरा मौका था कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब इन्होंने कह दिया कि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पर दोनों हाउस में भी अप्रूवल लेने के बाद आप इनको बदल नहीं सकते, तो ये आपकी कंट्रोलिंग से बाहर, आप इसको अपनी कंट्रोलिंग से बाहर रखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आप प्राप्ति आईएएस में जाना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम का, ये ट्विटर का, ये फेसबुक का पेज, ये फेसबुक अकाउंट और ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और नोट्स के अपडेट मिलते जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट किया और 25th अमेंडमेंट एक्ट किया। 24 में इन्होंने ये किया कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ले जाया जा सकता है, और 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 31C ऐड कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा नो लॉ सीक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसमें आर्टिकल 39B 22 23 ये सब जो हैं, ठीक है, 39B का 22वां और 23वां जो है, इसको वॉइड नहीं किया जा सकता, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा तो भी, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इस पे लागू नहीं होता। तो कोई भी लॉ ये बनाएंगे इस पॉलिसी को लेके तो उसको कोई भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। मतलब इन्होंने कहा कुछ डीपीएसपी को अगर हम चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो 63 68 की जगह जो भी हम अमेंडमेंट करेंगे वो लॉज नहीं होंगे। जब वो लॉज नहीं होंगे तो आर्टिकल 13 इस पे लगेगा नहीं। आर्टिकल 13 कहता है लॉज जो आजादी से पहले और आजादी के बाद बने उसमें अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं और इनको हम लॉज में नहीं डालेंगे, लॉ की श्रेणी से बाहर है तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये केस इन्होंने 71 में कर दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद माननीय केशवानंद भारती साहब बैठे, इन्होंने एक केस किया, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 31C जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, तो इस पे जुडिशियल रिव्यू लगा। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू लगा तो इन्होंने कहा कि जो प्रोविजन इन्होंने डाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, इस पे रिवीजन आया। तो 42nd अमेंडमेंट फिर हुआ, 31C जो था उसके प्रोटेक्शन के लिए और भी चीजें इन्होंने की। अदरवर्ड में 42nd अमेंडमेंट जो था उसने लीगल पोजीशन दे दी कि सुप्रीमेसी दे दी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 अगर जाता है तो इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस ने जब चीजें की थी तो इन्होंने ये बोला 71 में कि भाई देखिए आप जो चीजें कर रहे हैं वो बेसिक फीचर का हनन है। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट है, अगर ये बेसिक फीचर को वायलेट करेगा तो इसे हमें बंद करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ये बेसिक फीचर का वायलेशन कर रहा है। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट 76 में किया गया, इन्होंने फिर कुछ चीजें डाली।
फिर मिनर्वा मील केस आया। मिनर्वा मील केस में फिर से इसी चीज को डिस्कस किया गया और बताया गया कि भाई क्या है। तो मिनर्वा मील केस 1980 में आया। इसमें सीधे बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सबऑर्डिनेट हैं फंडामेंटल राइट के। फंडामेंटल राइट कंफर्म्ड होता है 1419 वर एक्सेप्टेड एज द सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 39 बी एंड सी, 39 बी सी में आप कुछ भी करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट की तरह काम कर सकते हैं। मिनर्वा मील केस ने सुप्रीम कोर्ट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। इन्होंने कहा इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। इन्होंने कहा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही सामाजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये कह रहे एक रथ के दो पहिए हैं, कोई किसी से नीचे नहीं है। एब्सोल्यूट प्रेमेसी एक की दूसरे के ऊपर है, इसको हम मान सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी के चक्कर में तो इस बैलेंस के लिए एक फीचर डाला गया बेसिक स्ट्रक्चर। तो कह रहे दोनों एसेंशियल और बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। बाकी एक राइट है आपके पास कि अगर आप चाहते हैं किसी भी डीपीएसपी को, आप डीपीएसपी को फॉलो कराने के लिए पार्लियामेंट्री लीगल लॉज बना सकते हैं, उसको फॉलो करा सकते हैं। आप कुछ फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी की चीजों को ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे सारे अधिकार हैं। बट आप ये कहो कि फंडामेंटल राइट को चेंज कर दो या डीपीएसपी को पूरी तरीके से ऐड कर दो, ये पॉसिबल नहीं। तो आज प्रेजेंट पोजीशन क्या है, फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीमेसी एंजॉय करते हैं डीपीएसपी पे। डीपीएसपी हमेशा फंडामेंटल राइट से नीचे रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अमेंड द फंडामेंटल राइट इसलिए अमेंड कर सकती है वो डीपीएसपी को डालेगी, बट ये तब करेगी जब वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन ना करे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा तो इसे नहीं कर सकती। मतलब अमेंडमेंट जो होगा उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाए तो कोई भी डीपीएसपी ये बदल सकती है। और अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के लिए पार्लियामेंट पहले ही बोल चुकी है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर हम जब केस बाय केस आपको बताते जाएंगे, लिस्ट बनाते जाएंगे, आप उनको फॉलो करते जाएंगे। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट निगेटिव है, ये प्रोहिबिट करते हैं कुछ चीजें स्टेट को करने से। डीपीएसपी स्टेट को बताते हैं आपको क्या करना है। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, लीगल है, एनफोर्स कोर्ट के द्वारा किए जा सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। ये पॉलिटिकली डेमोक्रेसी देने की बात करते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में। इनका लीगल सेक्शन है, इनका मॉरल और पॉलिटिकल सेक्शन है। ये प्रमोट किए जाते हैं वेलफेयर के लिए एक इंडिविजुअल के, है ना। हैंस दे आर पर्सनल, ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर इंडिविजुअल का, तो ये पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक हैं। ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर कम्युनिटी का, तो ये क्या है, ये आपके सोशल हैं और सोसिटेरियन है, सोशलिस्टिक हैं, सामाजिक और समाजवादी हैं। इसके बाद यहाँ पर लेजिस्लेशन जो होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑटोमेटिकली से रीइंफोर्स किया जाता है इसको। यहाँ पर लेजिस्लेशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन का ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। कोर्ट बाउंड है, डिक्लेयर करता है, लॉ वायलेटिव है, किसी भी फंडामेंटल राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो इसके अगेंस्ट है तो उसको वो तुरंत कैंसिल कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस ग्राउंड में यहाँ पर कोई भी लॉ बनाया जा सकता है जिसके थ्रू डीपीएसपी को आप फॉलो कर सकें। डीपीएसपी बहुत है, डीपीएसपी की आप बात करेंगे सिर्फ इसी में नहीं है, आर्टिकल और भी कई जगह पर दिए गए हैं। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन 335 में पार्ट 16 में दिए गए हैं, इसके बाद और कई जगह दिए गए हैं। 350A में भी दिया गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए 351 दिया गया है। तो डीपीएसपी को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है। डीपीएसपी सिर्फ इसी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, और भी आगे बढ़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि भाई अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, डीपीएसपी का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला अमेंडमेंट किया गया था 76 में, 39 डाला गया था, ठीक है। वेलफेयर पीपुल का सोशल ऑर्डर के प्रमोशन के लिए 39A में डाला गया था कि ड्यूटी है कि सबको जितनी भी माइनॉरिटीज उन्हें फ्री और लीगल एड दिया जाए। तो इस पे बात हुई थी सबसे पहले, ये चीज यहाँ पर है। इसके बाद आर्टिकल पार्लियामेंट में आता है, लॉज जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इसके लिए बना दिया गया उसके थ्रू। 48A में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 78 में 38 में क्लॉज 2 जोड़ा गया जो इनइक्वलिटीज और इनकम को, इन चीजों को कम करेगी ताकि लोग इक्वल सोशल स्टेटस में रह पाए। 86 से आपको पता है कि हमने एक डीपीएसपी को चेंज करके फंडामेंटल राइट में डाल दिया। राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट में मिलेगी। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में किया जिसमें हमने
कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलपमेंट का मौका दिया। तो देखिए डीपीएसपी को हम बदल सकते हैं, फंडामेंटल राइट में भी डाल सकते हैं, लीगल जामा भी पहना सकते हैं, लॉज भी बना सकते हैं। बट वही जो केशवानंद भारती केस में हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसको छेड़े बिना, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, आप काम कर लेंगे। इसके बाद पॉलिसी जैसे महात्मा गांधी के लिए आइडियोलॉजी से आई है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा, जिसमें 39 ए की बात की जाती है। यहाँ पर इन्होंने कहा इक्वल मीन्स होनी चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया। 39 जी डील्स करती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सारी चीजें इसमें डाली गई। इसके बाद लॉ बनाए गए महिलाओं के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट हस्बेंड्रीज के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन, मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी लीव, आर्टिकल 42, 41 और 43 ए की यहाँ पर बात की जाती है, इसको ऐड किया गया। इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें, जैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, ये सब 47 के थ्रू पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लीगल कानून भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेट जो है वो पेंशन स्कीम देते हैं 65 साल से ऊपर के लोगों को, पॉलिसीज नॉन अलाइंड और पंचशील जो थी हार्मनी इंटरनेशनली बनाने के लिए, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों को भी बहुत कैलकुलेटिव रखा जाता है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कई चीजें हुई हैं, कई सारे एक्ट्स बने, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन, एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, उसके बाद हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 20 को फ्री एजुकेशन देना, प्रिवेंशन ऑफ एस्ट्रोकेटीज एक्ट, ठीक है, एसटी एसटी के लिए जो बनाया गया, लैंड रिफॉर्म के कई सारे एक्ट। तो ये सारे एक्ट डीपीएसपी के थ्रू निकले हैं। स्टेट का वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है तो वो इसको फॉलो कर सकता है। अब आप डिफरेंस की अगर बात करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट को आप सिर्फ आर्टिकल 12 से 35 के बीच में देख सकते हैं, डीपीएसपी को 36 से 51। बट फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होते हैं, लीगल राइट्स भी होते हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, नॉन जस्टिसेबल होंगे। बट इसमें कुछ के लिए लॉज बनाकर इनको जस्टिसेबल बनाया जा सकता है। डीपीएसपी 36 से 51 के बाहर भी मिल सकती है, ये एक यूनिक चीज है। तो इस चीज के लिए इतना ही आज। होपफुली डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का डिस्प्यूट और डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ चुका होगा। आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, बहुत जल्दी उसे भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।